ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन। बाकी कहीं से तो आवाज है नहीं, तो हमें पता नहीं था कि अब क्या पढ़ने वाले हैं। पता लगा है स्वामी, जी, पता लगा है स्वामी। ये डिस्कस करने वाले हैं। डाइंग डिक्लेरेशन लैंग्वेज। अच्छा, और कॉम्पिटिशन में क्या था? वो भी था। देखिए, एक चीज बताइए, जजमेंट जब आती है कोई भी चीज की तो वो क्या तय करती है? हम एकदम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक जजमेंट आया जिसको आप लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं, वो क्या तय करेगा? गाइडलाइंस। नॉट गाइडलाइंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तय करता है। जो लॉ है, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है वो। और तब आपको कुछ नई नई जानकारियां होती है। इसलिए हमने हमेशा आपको कहा है कि बेयर एक्ट पे कंसंट्रेट कीजिए, वही सब कुछ है, क्योंकि उसी का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसी का इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट करेगा। और ये डिवीजन बेंच और उसके बाद लार्जर बेंच, ये जो सारी चीजें हैं ना, वो इंटरप्रिटेशन का ही चक्कर है। क्योंकि एक समय जब आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो भी एक तरह का इंटरप्रिटेशन था। फिर तुरंत उसके बाद कहता है कि है वो इंटरप्रिटेशन है। ये सारा का सारा खेल इंटरप्रिटेशन है। और इंटरप्रिटेशन आप कहाँ से कीजिएगा? लेजिस्लेचर जिस शब्दों का इस्तेमाल करता है, हमें उन्हीं चीजों पे ध्यान देने हैं। सर ने कहा डाइंग डिक्लेरेशन, आप लोग सब इन शब्दों से वाकिफ हैं। क्या है डाइंग डिक्लेरेशन? देखिए, एक कोर्ट में आप किस चीज को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? फैक्ट। कोर्ट में आप फैक्ट एस्टेब्लिश करेंगे और उसके कंसर्निंग आप क्या करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट के कंसर्निंग आप क्या करेंगे? एविडेंस लेंगे। और एविडेंस कौन लेगा? विटनेस, उसको बुलाएंगे आप। दो तरह के एविडेंस है ना आपके पास। क्या क्या है? ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। ओरल कौन देगा? विटनेस, जो विटनेस देगा। अब सवाल ये उठती है कि अगर विटनेस कोर्ट में आने की स्थिति में ही ना हो तब, मतलब क्या हो सकता है? कौन सी कंडीशन है जिस व्यक्ति का साक्ष्य एविडेंस इंपॉर्टेंट है परंतु वो कोर्ट नहीं आ सकता है? पहली कंडीशन तो यही है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई है तो विटनेस बन के आ नहीं सकता है कोर्ट में। दूसरी, वो मिल नहीं सकता है। मिल नहीं सकता है का क्या मतलब है? एब्सकॉन्डेंट है, अनट्रेस्ड है। क्या है, किस कंडीशन में है जब वो मिल नहीं सकता है? किसी ने किडनैप कर रखा है। बहुत सारी कंडीशन है जहां हम उसको अनट्रेस्ड कर सकते हैं। उस कंडीशन में वो पर्टिकुलर डेट पे कोर्ट में अपनी विटनेस की कंसर्निंग नहीं आ सकता है। तीसरी, वो एविडेंस देने में इनकैपेबल हो गया। क्या हो सकता है कि वो इनकैपेबल हो जाए? कैसी कौन सी कंडीशन है कि जब वो इनकैपेबल हो जाए? मेंटली साउंड। अल्जाइमर्स का नाम सुने हैं? एक बीमारी है जिसमें रहता है कि आदमी की याददाश्त और फिर आ भी जाती है, फिर चली जाती है। गजनी देखा है आपने? उसमें क्या होता है? शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, थोड़े समय के लिए। तो वो व्यक्ति जिसकी जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो चुका है, वो कोर्ट में आके करेगा भी तो क्या करेगा? चौथी कंडीशन है कि वह व्यक्ति इतना दूर रहता है कि अगर उस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में देखा जाए तो उसको बुलाना इतना एक्सपेंसिव है और टाइम टेकिंग है कि पर्टिकुलर उसके लिए अनरीजनेबल है, उस पर्टिकुलर केस के लिए। इन चारों कंडीशन को अगर बारीकी से देखिएगा तो क्या इसमें सभी व्यक्ति मर गए हैं? पहले कंडीशन में व्यक्ति मरा है। मरने से पहले उसने कुछ कहा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, किसी को कुछ बताया होगा, ये सभी चीजें साथ साथ चल रही होंगी। उसके साथ क्या कंडीशन है? जो व्यक्ति मिल नहीं सकता है, उसने भी तो कभी किसी को कुछ कहा होगा। जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, उसके साथ भी।
वह व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में इतनी दूर रहता है कि उसको बुलाना क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है और टाइम टेकिंग है और अनरिजनेबल है। यानी वह व्यक्ति वैसा व्यक्ति है जो साक्ष्य देने में समर्थ भी है, आ भी सकता है, साक्ष्य दे भी सकता है, बट पर्टिकुलर उस सिचुएशन में न्यायालय कोर्ट ये समझता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है और अनरिजनेबल है। तब हम क्या करें, कहाँ से एविडेंस लें? तो व्यक्ति ने कहीं कुछ कहा होगा, कुछ लिखा होगा, किसी को कुछ बातें बताई होंगी, वो व्यक्ति आएंगे साक्ष्य देने के लिए, वही लोग आएंगे ना। तो जब वो आएंगे तो क्या वो वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस घटना को स्वयं देखा है? नहीं। तो ये हियर से है। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि डायन डिक्लेरेशन जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ये सेक्शन 26 लास्ट जो इनफ्रंट है हमारा, उसमें 32 यहाँ 26(1) और ये क्या है, डीडी डायन डिक्लेरेशन। हमारा सवाल अभी भी वहीं पे है, क्या ये हेयर से है? आपसे इंटरव्यू में सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपसे डायन डिक्लेरेशन इंटरव्यू में क्या पूछेगा, क्या ये हेयर से एविडेंस है? दूसरा सवाल ये पूछेगा कि डायन डिक्लेरेशन सिविल केसेस में भी लागू होता है। तो आप अब इन चीजों के लिए तैयार हो जाइए। देखिए क्या कहता है ये सेक्शन 26। इस सेक्शन 26 में कुल 8 क्लॉजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, या ABCD, इसको जो भी आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें। तो यहाँ 26 डायन डिक्लेरेशन क्या लिखेंगे आप? ए। और ये डायन डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप या तो शॉर्ट नोट्स में पूछिए, या फुल क्वेश्चन पूछिए, इंटरव्यू में पूछिए, या ऐसे डे टू डे लाइफ में आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसके कंसर्निंग भी। देखिए क्या कहता है, एक तरह का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसा है? रिटन या वर्बल? ये रिटन है या वर्बल है? सेमी रिटन, सेमी वर्बल? और बाय गेस्चर? संकेतों के द्वारा? एक स्टेटमेंट है, संकेत के द्वारा हो सकता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में आर वर्सेस अब्दुल्ला का केस जिक्र किया था। उसमें क्या हुआ था, एक दुलारी नाम की प्रोस्टिट्यूट थी जिसका गला रेत दिया गया था। गला रेतने का इम्पैक्ट क्या हुआ, वो बोलने में असमर्थ हो गई। जब उसको पूछा गया, जब उसके माँ ने उसके हाथ का सहारा लिया, पूछा गया कि ये घटना आपके साथ किसने की है, और कुछ लोगों का नाम बताया गया, मिस्टर एक्स, तो वो हाथ से इशारा करके कह रही है मिस्टर वाई, अब्दुल्ला। इस संकेत का क्या असर हुआ? यह रिप्लाई है, प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर किस तरीके से आ रहा है,
संकेतों के रूप में। प्रश्न और उत्तर को दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाता है, वह एक आंसर बन जाता है। ये आंसर कैसा है, रिटन है या वर्बल है? ये इन्हीं सब कंफ्यूजन से दूर रहिए। ये वर्बल है। समझ रहे हैं? जी सर। तो जब हम इसकी बात करेंगे बाय गेस्चर तो ये कैसा आएगा, ये वर्बल आएगा। यहाँ क्या लिखा है, स्टेटमेंट रिटन और वर्बल दो ही चीजें आएंगी। सेमी रिटन सेमी वर्बल क्या हुआ, अभी जिस घटना का जिक्र कर रहे थे वहां क्या हो रहा था, ये जो भी व्यक्ति सुन रहा है, ये तो वो व्यक्ति, अब साक्ष्य देने कौन आएगा, जो उससे सवाल पूछ रहा है, और वो किस तरीके का सवाल पूछ रहा है। ये सवाल रिटन में वो लिखेगा, कोर्ट में गवाही किसकी होगी, विटनेस के तौर पे किसको पेश किया जाएगा। ये तो दुलारी गुजर गई, जिसके सामने लिखा है, तो जिसके सामने भी आप लिख रहे हैं वो लोग को कोर्ट में बुलाया जाएगा एज ए विटनेस। दूसरा सवाल, किसके सामने डाइंग डिक्लेरेशन किया जा सकता है। किसी के भी सामने। ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास, कोई भी व्यक्ति, पहला, दूसरा पुलिस ऑफिसर, तीसरा डॉक्टर, चौथा मजिस्ट्रेट। कोई भी व्यक्ति। क्यों? जरूरी थोड़ी मरते समय डॉक्टर पुलिस वाला मौजूद रहे। नहीं कोई, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप ये बताइए कि मरते समय की जो बात हो रही है, जो वो कह रहा है, क्या वो मृत्यु की प्रत्याशंका में, एंटीसिपेशन में कह रहा है। नहीं समझे। हम मर जाएंगे इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारा गला कटा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर केस है। कुछ कहने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, जिस वक्त हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उस वक्त हमको नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। देखिए पढ़िए इसको। At the time they were made under expectation of death, and where may be nature of the proceeding in which the cause of his death comes to. देखिए क्या कहता है, when the statement is made by a person as to cause of his death, दूसरा, or as any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in case in which the cause of that person's death come into question, such statements are relevant whether the person who made them was or was not. Was or was not. क्या मतलब क्या है? उसे लगा या नहीं लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी संभावना हो सकती है कि जिस वक्त वो कथन कह रहा है उस वक्त उसे लग रहा है कि अब वो नहीं बचेगा। प्रत्याशंका सियोरिटी नहीं होती है। ये भी हो सकता है कि वो प्रत्याशंका कर रहा हो कि हम मर जाएंगे और वो बच जाएंगे, ये भी हो सकता है। यानी कि जिस वक्त वो स्टेटमेंट दे रहा है वो दोनों कंडीशन में दे सकता है। एक तो पहला ये कि उसे इस बात की आशंका है कि इसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दे रखा हो, उसे पता भी नहीं हो और सच में उसकी मृत्यु हो जाए। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन, उसे लग रहा है कि वो मर जाएगा बट वो बच जाता है। हमें तीनों स्टेजेस में इन सब चीजों को गौर करना है कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी। समझ रहे हैं? ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन जब हम शब्द कहेंगे इसका मतलब क्या है, ये किसकी घोषणा है, मरते हुए व्यक्ति की। इस कॉन्सेप्ट से अलग हट जाइए, ये मरते हुए व्यक्ति की घोषणा नहीं है, ये उस व्यक्ति की घोषणा है जिसके कथन करने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। ये उस व्यक्ति की घोषणा है, घोषणा है। यानी
उसे इस बात का पता नहीं है कि वो मर जाएगा, इस बात का पता है कि वो मर जाएगा। ये दोनों कंडीशन में जब क्या हो, जब उसका डेथ इन क्वेश्चन हो। डेथ इन क्वेश्चन का क्या मतलब है? कैसे मारा? जब हम फैक्ट इन इशू की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, फैक्ट इन इशू क्या क्या है इसके अंदर? कौन मारा? क्या इस व्यक्ति की हत्या की गई? क्या सेल्फ डिफेंस में कोई काम किया गया? क्या किसी व्यक्ति ने इसकी हत्या की है या इसकी स्वाभाविक मृत्यु? ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब फैक्ट इन इशू है। यानी जब इस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में डेथ इन क्वेश्चन है कि इसका डेथ किस वजह से हुआ। वैसी स्थिति में वो कोई भी स्टेटमेंट अगर देता है, क्योंकि फिर हम वहीं पे आ रहे हैं, वो तो स्टेटमेंट दे रहा है किसी थर्ड पर्सन को। यह कोर्ट में दे रहा है क्या? ये व्यक्ति कोर्ट में स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। ये किसको दे रहा है? अपनी वाइफ को दे सकता है। पगला नारायण स्वामी, देखिए पगला नारायण स्वामी में क्या हुआ था, एक केन सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को कर्जा कर्ज दे रखा है और अपनी पत्नी से ये कह के घर से निकलता है कि वो बहरामपुर जा रहा है। उस व्यक्ति ने उसे कर्ज वापस करने के लिए बुलाया है और वो लौट के नहीं आता है। उसकी डेड बॉडी बक्से में बक्से में पूरी जंक्शन पे मिलती है। उस व्यक्ति का लास्ट स्टेटमेंट क्या है? कर्जा ले रहा है हम किससे कह रहा है? वाइफ से। अपनी वाइफ से कह रहा है। और क्या कह रहा है? कि मैं उस व्यक्ति से जिसको मैंने कर्ज दिया है वो कर्ज वापस लेने के लिए बुलाया है। अब आप बताइए हमें, यहाँ कहीं उसे मृत्यु की आशंका है? वो मरने जा रहा है। प्रिवी काउंसिल ने कहा यह डाइंग डिक्लेरेशन है। जस्टिस अटके। ठीक है, जस्टिस अटकिन। अब आप हमें ये बताइए कैसे डाइंग डिक्लेरेशन है? लास्ट कम्युनिकेशन स्टेटमेंट के बाद उसका मृत्यु हो गई। वेरी गुड। देखिए इसके स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट क्या है उसका? वही। और यहाँ देखिए, या तो वो अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताए। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए पहला इंग्रेडिएंट, वो अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताए, या समव्यवहार की उन परिस्थितियों के बारे में बताए जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के कारण के बारे में वाइफ से कह रहा है क्या कुछ? उसको तो पता भी नहीं। उसको तो पता भी नहीं। लेकिन सेकेंड वाले में आई समव्यवहार की उन परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ? हम तो जा रहे हैं पैसा लाने, तो उस परिस्थितियों के अंतर्गत उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हमने क्या कहा कि बेयर एक्ट ही आपका सारा की पॉइंट है जिसपे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अब पढ़िए इसको। When the statement is made by a person as to the cause of his death, पहला चीज क्या बता रहा है? वह स्टेटमेंट कैसा होगा? फर्स्ट कंडीशन, वो अपनी मृत्यु का कारण बताएगा। ये इसका स्टेटमेंट है जो इसकी मृत्यु का कारण बता रहा है। दूसरा, और as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, यानी कि किसी भी समव्यवहार, ट्रांजैक्शन में क्या होता है? समव्यवहार का मतलब हमने क्या कहा था लास्ट क्लास में? समव्यवहार हम कैसे डील करेंगे? बिना ब्रेक के समव्यवहार को कैसे नाम देते हैं? कॉन्टैक्ट एक समव्यवहार है, किसी का डेथ हुआ कोई भी एक समव्यवहार है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीरीज ऑफ कोई ना कोई एक्शन है जिसके कंसर्निंग कोई घटना घट रही है और उस घटना का हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, वह समव्यवहार। यहाँ इस केस में क्या हुआ? पगला नारायण स्वामी वाले में। ये पगला नारायण कौन है? जिसकी मृत्यु हुई वो तो केन सिंह है। पगला नारायण कौन है? यस।
ये डाइंग डिक्लेरेशन है, आप समझ रहे हैं ना कि क्यों है। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए क्या जरूरी है? एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसा? Written, verbal, semi-verbal, semi-written. Written, verbal, semi-verbal, semi-written. हाँ, वही तो मोड ऑफ है कि या तो रिटन होगा या वर्बल होगा। और अगर गेस्चर से हो रहा है तो किसको कैसे ट्रीट करेंगे? Verbal. वो वर्बल ही। और बनाम अब्दुल्ला में क्या तय हुआ था कि वो हाथों से जो इशारा कर रही है वो किस तरह का कर रही है? वो डाइंग डिक्लेरेशन वर्बल। अगर कोई गर्दन, वहां तो स्थिति थी उसकी गर्दन कटी हुई थी। अगर कोई इशारा करता है कि तुम्हारा नाम, कि तुमको अब्दुल्ला ने मारा, और वो गर्दन हिला के ऐसे करती तो, यानी अगर सवाल पूछा जाए उसका जवाब गर्दन हिला के हाँ या ना में दिया जाए, यानी बोलना हर वक्त जरूरी ना हो, तो वैसी स्थिति में भी ये ट्रीट होगा Verbal. वर्बल। समझ रहे हैं? दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है या नहीं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंग्लिश लॉ में भी है। बताएंगे अंदर। इंडियन लॉ में मृत्यु की प्रत्याशंका आवश्यक नहीं, क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हैं? Such it is not relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death. हमारा दूसरा सवाल क्या था? क्या ये सिविल मामलों में लागू होता है? आपका ये नेचर देख के कैसा लगता है कि ये कहाँ जाएगा मामला? क्रिमिनल है। तो सिविल मामलों में डाइंग डिक्लेरेशन लागू होगी? नहीं। देखिए इसलिए कहते हैं सारा कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा। Whatever may be the nature of the proceeding, whatever may be the nature of proceeding का क्या मतलब हुआ? किसी भी नेचर का प्रोसीडिंग चल रही हो उसमें, और उसका पता हमें कैसे चलेगा कि सिविल मामले में लागू होता है कि नहीं? पहला रजिस्ट्रेशन देखिए। The question is whether A was murdered by B, पहला सवाल ये। दूसरा, or a does of injury received in a transaction in the course of which she was raped. The question is whether she was raped by B, or the question is whether A was killed by B under such circumstances. आगे क्या लिखा हुआ है ये? सूट। सूट कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सिविल। सिविल। Suit put lies against B by A's widow. इसका मतलब क्या है? हमें कौन समझाएगा? इस परिस्थितियों में A की मृत्यु हुई है कि मृत्यु के पश्चात A की वाइफ B पे सूट फाइल कर सकती है। A और B ये दोनों भाई हैं, और भाई हैं तो निश्चित रूप से क्या होंगे? भाई में किस चीज का विवाद होता है सबसे? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की अगर विवाद है और A ने B की हत्या कर दी, ठीक है, प्रॉपर्टी की वजह से अगर कोई यहाँ पे एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी किन में डिवाइड होगी? दोनों में। दोनों में। हाँ। अब तो बी रहा नहीं, तो उसकी जगह किसको मिलेगा? एक को। नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉपर्टी की वजह से डेथ हो सकती है। जब बाप की हत्या कर दे तब नहीं मिलेगा,
जिसकी प्रॉपर्टी है, जिससे मिलने वाला है, उसकी हत्या कर दे तो नहीं मिलेगा। 1025 की जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, लेकिन अगर सिर्फ मेंस रिया ही है प्रॉपर्टी पाने के लिए, उस वजह से हत्या हुई है, तो प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? आप जिसको कहते हैं कौन डिस्क्वालिफाइड है, हाँ, तो वो व्यक्ति अगर ये हत्या करता है या एबेटमेंट करता है, दोनों कंडीशन में, हाँ। किसकी, जिससे इसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसकी, भाई की हत्या कर रहा है, एंसेस्टर रहे तो सर एंसेस्टर प्रॉपर्टी की तो बात कर रहे हैं, तभी तो आएगा ना, हाँ, तब वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। सेक्शन 25 ठीक से देखिएगा, यहाँ समझे, ये हत्या कर दिया तो इसकी प्रॉपर्टी इसकी वाइफ को मिलती या नहीं? मिलती, हाँ सर। और सही शादी मिलेगी। हाँ? तो अब वाइफ इंटाइटल्ड है इसको प्रॉपर्टी को पाने के लिए, यस, तो वैसी स्थिति में वाइफ सूट फाइल करेगी? नहीं, क्यों फाइल करेगी? मर्डर के लिए। हाँ, वो तो स्टेट ऐसे ही। अच्छा एक बात बताइए, मर्डर हुआ है अगर, हाँ, तो वहाँ तो मामला क्रिमिनल हो गया, स्टेट तो तो एस्टेट ना आएगा इस बी को डिफेंस के लिए। हाँ हाँ। वाइफ की लायबिलिटी क्या है, ये इसके लिए नहीं करेगी इसका मर्डर हुआ है, नहीं, लेकिन पार्टीशन सूट में उसको शेयर चाहिए, तो हाँ, ऐसी नहीं स्थिति करेगी। में सूट फाइल करेगी या नहीं करेगी? जी सर। यही चीज तो वो बता रहा है। वो ये क्या कह रहा है, A was killed by B under such circumstances that a suit would lie against B by A's widow। widow। अब ये सूट फाइल कर रही है तो मामला सिविल है या क्रिमिनल? सिविल तो डैंग रेगुलेशन सिविल में लागू होगा या नहीं होगा? हो जाए। समझ रहे हैं? अभी भी कंफ्यूजन है तो बताइए। तो उसकी एविडेंस मतलब किस वजह से लागू होगा, कारण पे लागू होगा? वो तो क्रिमिनल मैटर अलग चला ही गया, क्रिमिनल मैटर को तो स्टेट ने देख लिया। हाँ, देख लिया, तो वहाँ सिविल में टाइम ऑपरेशन का क्या वो आगे है ना, स्टेटमेंट मेड बाय। है? देखिए स्टेटमेंट मेड बाय क्या है, ये स्टेटमेंट कहेगा कुछ अपने वाइफ से, किसी से, कुछ भी। अगर मान लीजिए 2 दिन पहले उसके भाई से लड़ाई हुई तो घर में डिस्कशन सबसे पहले लोग किससे करता है? वाइफ से। हाँ नेचुरली। हाँ। और वाइफ क्या सलाह देती है? नहीं, एक कल मेरे पास एक केस आया, उसमें ढेर सारे छोटे एलिगेशंस लगाए गए थे। उसके छोटे वाले भाई की वाइफ को क्या कहते हैं, बब्बू जो भी है उसके तरह। तो ये सब चीज़ें चलते रहती हैं, और झूठा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जितने भी आपके ऐसे के दौरान जो साक्ष्य आए थे वो सब में इतनी इनकन्सिस्टेंसी थी कि हमें लगा था कि इस पे तो कॉग्निजेंस होना ही नहीं चाहिए था। तब भी ले लेते हैं, हाँ तो वो तो रूटीन वर्क है ना। रूटीन में हाँ बिल्कुल रूटीन वर्क है। ले लेते हैं, applying तो ये सब चीज़ें हैं। अब 4-5 साल बाद उसको पता चलेगा कि ना हम तो छूट गए, लेकिन 4-5 साल पूर्व जन्म पाप दोषम ये नहीं कहेंगे उसको। तो ये सब चीज़ें, पहली चीज़ अब आप समझिए, वापस हम आते हैं ये भूमिका के बाद। अब तक आप लोग क्या समझे कि डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट किसके कंसर्निंग? cause of death or या तो कॉज ऑफ डेथ, दूसरा ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो बताता हो किसकी मृत्यु का वो कारण बना, तीसरी ये रेलेवेंट और फैक्ट इन इशू से कंसर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3 क्या कहता है कि सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू का ही साक्ष्य दिया दिया जाएगा। जा सकता है। और किसी का नहीं। एंड नो अदर्स। तो यानी कि ये भी जरूरी है। दूसरी चीज हम पूछ रहे थे कि ये किसके समक्ष दिया जा सकता है किसी के लिए और किन परिस्थितियों में। देखिए ये वो परिस्थिति है कि जिस व्यक्ति की हत्या हो गई वो व्यक्ति तो अब साक्ष्य देने नहीं आएगा कोर्ट में, आ ही नहीं सकता है। तो इसने जिस किसी को भी कहा हो उसको बुलाया जाएगा, और जिसको बुलाया जाएगा वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस घटना को सब प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। ये तो सुना है, डायरेक्ट सुना है, हाँ भाई डायरेक्ट सुना है। मीडिएटर भी सुना है।
तो डायरेक्ट सुना कब? क्या घटना देखने के बाद? इसलिए उस बात को भूल जाए फॉस्टर वाले में, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या देखा था? आती हुई दौड़ते हुई गाड़ी देखी थी उसने, लेकिन एक्सीडेंट होते हुए उसने नहीं देखा था। यहाँ भी गला कट गया, किसी ने नहीं देखा। मर्डर हो गया, किसी ने नहीं देखा। लेकिन उससे पहले का स्टेट में, अभी जैसे पाकलानारायण स्वामी वाले पे आते हैं, उसे पता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या उसकी वाइफ ने देखा है कि पाकलानारायण स्वामी ने इसके मेरे हस्बैंड केन को मार डाला? नहीं, चांसेस बता रहे हैं। सर्कमस्टांसेस नहीं है सर। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों जो तीन चीज देख रहे थे एविडेंस के रिगार्डिंग, वो हम क्या देख रहे थे? एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट एंड इशू। द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन एंड हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस। नो एविडेंस। यहाँ के सीन में क्या बन रहा है? क्यों डाइंग डिक्लेरेशन को आपने एडमिट किया? क्यों परमिट किया? क्योंकि वो आएगा नहीं। वो आएगा नहीं तो ठीक है, हमें भी पता है, क्योंकि वो कंडीशन क्या बता रहा है? देखिए, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, ये तो हम उसी की हेडिंग की तरह पढ़ रहे हैं। और ये कंडीशन क्या क्या है? देखिए साहब, ए पर्सन हु इज डेड और who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case appears of the court unreasonable। ये उसी कंडीशन में तो आ रहा है। तो सवाल ये है कि ये क्या हियर्स एविडेंस है और हियर्स एविडेंस है? तो हियर्स एविडेंस इज नो एविडेंस। नो एविडेंस। आपका लॉजिक क्या कहता है? डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है। अच्छा, ओके। देखिए, ये लिख लीजिए, कभी ये पेपर इंटरव्यू में, सॉरी मैं पीटी में आपसे पूछता है। Memo Morideras Procedimento. A man will not meet his maker with a lie in his mouth. आप बोल रहे थे तो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। कितनी सच्चाई है इस कथन में? 100%। जब लेजिस्लेचर बोल रहा था, लेजिस्लेचर नहीं बोल रहा है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लेजिस्लेचर नहीं बोल रहा है। लेजिस्लेचर ने लिखा क्या 26 में कहीं? ये जूरिस्प्रूडेंस है सर। क्या चीज का जूरिस्प्रूडेंस? अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट खाली शांति। 2 मिनट में मैगी खा ली। सर लिखने को दे दे 1 मिनट। लिख दो। अच्छा, वो लेटिंग वाला नहीं लिखा आपको? सर मेरा एक क्वेश्चन है, तब हाँ तक सर। लिख रहे हैं तो हम एक केस पढ़े थे सर, जयनाथ सिंह वर्सेस स्टेट। उसमें भी मामला जो था ये सेम मामला था कि वो घर से उसका बीवी से लोन लेता है। ए मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति था, बी नाम के व्यक्ति के बीवी से लोन लिया था, तो वो लोन का अमाउंट मांगता है तो बोलता हो ना घर पे दे देते हैं। तो वो घर जाता है, उसको 2 दिन रहता है, उसके बाद उसका मृत्यु जो है गिनी बैग में उसका बॉडी पाया जाता है। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा? इसको बोला कि ये हमको बताता है ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, ये इसमें था, ये इसका एग्जांपल। ठीक है, बता रहे, एक्सप्लेन करें, ठीक है। रिलेवेंट इनका इंक्वायरी है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ ए लाई इन हिज माउथ। ओके, क्यों ऐसा?
ये मरने के बाद हम लोग का जो प्रेजम्पशन है कि हम कहाँ जाते हैं? अरे सर, सीधे जजमेंट वहाँ जाएंगे जहाँ हमारा फैसला होगा कि हमें कहाँ जाना है। जिसने हमें बनाया है उसके पास। मेकर का मतलब क्या है? तो भले हम किसी को स्वर्गवासी कहें, रिस्पेक्ट देते हैं कि वो स्वर्गवास सब हो, स्वर्ग में थोड़ी जाता है, जगह ही नहीं है। तो पहला चीज ये है कि ये हम क्यों सोचते हैं ऐसा? हम लाख पाप करते रहे वो पूरी जिंदगी, और लास्ट में मरते वक्त हम ये कहें कि नहीं, अब मेरा मतलब अब से मिलने जा रहे हैं परम पिता से, तो थोड़ा अब सच बोल दें जो बात है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या डिस्कस कर रहे थे? क्या टाइम डिक्लेरेशन के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति जो कह रहा है मृत्यु की प्रत्याशंका में कह रहा है? नहीं कह रहा है। तो वैसे स्थिति में जिस वक्त उसको ये पता है कि उसकी मृत्यु नहीं भी होगी, तो भी उसका स्टेटमेंट टाइम डिक्लेरेशन में आ जाएगा। उसको क्या पता टाइम की? आ जाएगा ना। पकड़ना स्वामी में क्या हुआ? उसको थोड़ी पता था कि मरने वाला है। तो वैसे स्थिति में अगर वाइफ दो आदमी का और नाम जोड़ दे कि उसने ये भी कहा था, ये भी कहा था, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में भी कहा था, वो सबके सब कोई एक्यूज्ड हो जाएंगे। ये फिप्सन का स्टेटमेंट है कि फिप्सन एक जूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा है, हाँ, उन्होंने ये कहा है और उन्होंने गलत नहीं कहा है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। फिप्सन कहाँ के हैं? इंडिया के तो नहीं है। तो वो हमारे यहाँ मतलब इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में इस पॉइंट पे मतभेद है। मतभेद नहीं, पूरा डिफरेंशिएट है। इंग्लैंड में डाइंग रेगुलेशन तभी होगा जब उस व्यक्ति को मृत्यु की प्रत्याशंका हो, तभी होगा डाइंग रेगुलेशन। हमारे यहाँ में क्या दिक्कत है? अंतर दोनों, उसको प्रत्याशंका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए यह जो है ना कि मेकर के पास जाएगा और जबान पे झूठ लेके नहीं, हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? कोई व्यक्ति अपने नहीं, वो उसका ट्रांसलेशन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ये उसका ट्रांसलेशन है। तो हमारे यहाँ तो ये संभावना है कि अगर हम ऐसा कुछ स्टेटमेंट लेके निकलते हैं जिसमें हम चाहें कि अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने दुश्मन को दुश्मनी निकालने इसी वक्त और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो वैसे स्थिति में वो डाइंग रेगुलेशन में आ जाएगा। तो क्या ये इनका फिलॉसफी यहाँ लागू होगा? ये इंग्लैंड में ही सिर्फ लागू होगा। रीजन है उसके पीछे क्या? क्योंकि इंग्लैंड में जब आप डाइंग रेगुलेशन चाहेंगे तो वैसे स्थिति में उस व्यक्ति को ये स्टेटमेंट अपने मृत्यु की प्रत्याशंका में ही कहना है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तब ये लागू होता है। समझ रहे हैं? इंडिया में अगर मृत्यु नहीं हुआ तो भी तो नहीं आएगा। हम लोग चर्चा करेंगे ना। मृत्यु नहीं हुआ तो डाइंग रेगुलेशन में नहीं आएगा। अभी इनका सवाल था ना, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं मेरा स्टेटमेंट। हम चर्चा करेंगे किन चीजों पे, क्योंकि अगर कुछ कह रहा है कोई, हम लोग भी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे, हम लोग उस दिन चर्चा भी कर रहे थे कि रजिस्ट्री जो है क्यों इतना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक साथ कितने सारे सेक्शंस को ले रखा है उसने, सबको ले रखा था उसने। और हमने क्या किया कि हमने सबके लिए अलग अलग सेक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं। इसलिए अगर आप लिखते हैं कि सेक्शन 4 है रजिस्ट है तो सही है। हाँ 4, 6, 7, 12 4, 6, 7, 12 नहीं हमको ये क्वेश्चन में फिर बोलेंगे कि बुक पे भरोसा मत करो। नहीं, बुक को बारीकी से पढ़िए और भरोसा कीजिए। अगर आप बुक एक क्या कहते हैं स्किप रीडर की तरह पढ़िएगा या गाइड पे भरोसा कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा। आप बारीकी से पढ़िएगा एक एक चीज का। अभी यही सारा चीज था ना, हमने कुछ नहीं किया है। हमने डायरेक्ट से आपको बताया कि सिविल मामलों में भी लागू होता है। हमने आपको बताया कि मृत्यु की प्रशासन का हो या ना हो, ये कहीं जजमेंट में नहीं आया है, इस डायरेक्ट में ही लिखा हुआ है सारी चीजें।
बस आपको आंख खोल के धैर्य से धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालनी होगी। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल क्या था कि ये हियर्स एविडेंस है, क्यों डाइंग डिक्लेरेशन को हम एडमिसेबल बना रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति जो कथन कह रहा है ना तो ओथ पे कह रहा है, ना उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, उसके बावजूद भी हम इसको एडमिसेबल बनाए, क्यों? उसके पीछे दो रीजन है। पहला ये कि ऐसे मामलों में इससे बेस्ट एविडेंस और कुछ मिल ही नहीं सकता है। बेस्ट एविडेंस नहीं मिल सकता, इसका मतलब खुद बोल रहे हैं। जिसके साथ बीता है वही बता। वो तो गुजर गया। वही तो देख लिया। बेस्ट एविडेंस हमने क्या बताया, साक्ष्य कहते हैं 3 चीजें। द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी, तो ये बेस्ट एविडेंस के क्राइटेरिया में आ गया कि ऐसी परिस्थितियों में इससे अच्छा एविडेंस उपलब्ध है ही नहीं, इसलिए हमने एडमिसिबल बनाया। दूसरा, अवसर की पवित्रता। अगर वह व्यक्ति, हमारे यहाँ तो 2 सीन बन जाएगा ना, एक तो वो कि वो इस चीज को जान रहा है कि इस कथन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वैसे स्थिति में अब एक बिरला ही व्यक्ति होगा कि मतलब इतना सातिर होगा कि मरते वक्त भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। तो 99.9% लोग ऐसी स्थिति में ईमानदारी से पेश आएंगे। ये अवसर की पवित्रता का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ मामले में चूंकि हम दोनों कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन को अप्रूव कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जिस वक्त वो मृत्यु की प्रदर्शंका में वो स्टेटमेंट नहीं कहा है, वहाँ तो अवसर की पवित्रता वाली कोई बात नहीं आएगी, और वहाँ ये चीज़ें संभव है कि वो हो जाए, अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे दें। तो हम पर्टिकुलर मैटर पे हम डिसाइड करेंगे कि ये मामला किस तरीके का है। ठीक है, आपका प्रश्न था कि सेम चीज अगर कट रही है तो इन्होंने कहा था कि बाकी सेक्शन जैसे ओकेजन है, मोटिव है, इन सब के कंसर्निंग भी तो वो रेलेवेंट है। हमें बताइए कि सेक्शन 26 रेलेवेंसी के चैप्टर में है या कहीं और है? रेलेवेंसी में। तो ये वैसे भी रेलेवेंसी के चैप्टर में। सेक्शन 26 हम लोग कहाँ से कहाँ तक रखे हैं? 4 to 50। और वैसी स्थिति में रेलेवेंसी के चैप्टर में है तो ऑलरेडी रेलेवेंट है। इंग्लैंड में क्या है सर? अगर हाँ सर, रेलिवेंसी है तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में पढ़े हैं, तो फिर उसमें भी तो रेलिवेंसी ही जब था तो उसमें देखिए डाइंग डिक्लेरेशन और इसके लिए सेक्शन 6 के लिए हुआ था ना। सेक्शन 6 के लिए कहाँ हुआ था? क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में क्या मैटर था कि संकेतों के द्वारा स्टेटमेंट या कॉन्फेशन दिया जा सकता है कि नहीं, ये मामला उठा था। यहाँ भी क्या है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं बाय गेस्टर, ये कहाँ से आया? क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला से। बट उसमें 2 जज का सेम ओपिनियन था, बट एक का तो डिफरेंट था सर। वो हाँ, देखिए जब ऐसी चर्चा कीजिए तो निश्चित रूप से आपके पास जजमेंट होनी चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रत्येक मामले में एक ही सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है? अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसके पीछे कारण है। कारण का मतलब कॉज वाला कॉज कहाँ है? 5 में कोई मोटिव रहा होगा, वो कहाँ है? ये सब चीजें तो चल रही हैं साथ साथ। कंफ्यूजन है तो वो एक अलग इशू है कि डिफरेंट सेक्शंस भी आ रहे हैं। हमने परिभाषा निकाली थी कॉन्फेशन की किस जजमेंट से? पकलानारायण स्वामी के जजमेंट से परिभाषा निकाली थी। क्या था पकलानारायण स्वामी का? तो हमने एक एपिसोड बता दिया। बताइए कहाँ है कॉन्फेशन? कॉन्फेशन कहाँ डिफाइंड है? नहीं डिफाइन किया गया। पकलानारायण स्वामी अगर कहता है कि मेरे यहाँ आया था वो व्यक्ति और मेरे यहाँ ठहरा था, खाना खाया था और चला गया था और उस व्यक्ति की लाश मिली, तो ये जो स्टेटमेंट है कि लास्ट टाइम वो आपके यहाँ था, ये इसके फेवर में या अगेंस्ट में है? ये इसके अगेंस्ट में है। और अगेंस्ट में है
तो एक किस तरीके का स्टेटमेंट है? अब क्या बोले हैं आपको? एक्सकल्पेटरी। एक्सकल्पेटरी कैसे? वो अपने आप को बचा रहा है? इनकल्पेटरी। याद कीजिए सेक्शन 19 हम लोग पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस वजह से? कि हम सब जानते हैं कि जब कौन ये एडमिशन देखते हैं तो एडमिशन के चैप्टर में ही हम देखते हैं कन्फेशन। तो जब एडमिशन के चैप्टर में कन्फेशन देख रहे हैं, और हमने क्या कहा था कि एडमिशन कब रेलेवेंट होगा उस व्यक्ति के लिए जो कर रहा है? जब वो उसके अगेंस्ट में होगा। फेवर में कब कब होगा? 3 जगह। 3 कंडीशन। ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी। आइए इसमें वापस आते हैं। अगर डाइंग डिक्लेरेशन कोई क्वेश्चन? डाइंग डिक्लेरेशन समझ गए? एक स्टेटमेंट है किस चीज के कंसर्निंग? इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने भी स्टेटमेंट किया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो अब हम ये देखेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर स्टेटमेंट आती है कोर्ट में, एक चीज तो क्लियर हो गई नहीं कि ये हेयरसे एविडेंस है या नहीं है। इंग्लैंड में इसको हेयरसे एविडेंस का एक्सेप्शन के तौर पे स्वीकार किया गया। हमारे यहाँ इसको एक्सेप्शन के तौर पे नहीं स्वीकार किया गया है। हमने इसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन 26 सब सेक्शन ए डाल रखा है। ये एक्सेप्शन नहीं है हेयरसे एविडेंस का। स्वीकार करने के पीछे रीजन जानते हैं? इससे बढ़िया साक्ष्य यानी बेस्ट एविडेंस उस पर्टिकुलर केस में मिल ही नहीं सकता है, पहला। दूसरा, अवसर की पवित्रता। यहाँ तक क्लियर है? तो इंग्रेडिएंट के लिए क्या जरूरी है? डाइंग डिक्लेरेशन का फर्स्ट इंग्रेडिएंट, जिस व्यक्ति ने भी स्टेटमेंट किया है उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, तभी तो। और दूसरा, वो अपने जो स्टेटमेंट है वो मृत्यु के कारण के बारे में बता रहा है या उन परिस्थितियों के बारे में बता रहा है जिसके कारण उसकी उन संव्यवहार की उन परिस्थितियों के जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। ये 2 चीजें। तीसरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, जबकि इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, आइए अब इसके नेक्स्ट फॉलो पे। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, इसका क्या है? एविडेंशियल वैल्यू का मतलब तब होता है कि जब साक्ष्य इस तरह का कोर्ट में आए तो क्या इस पर्टिकुलर एविडेंस के आधार पे हम उस व्यक्ति को जो भी अगेंस्ट में है उसको कन्विक्ट कर सकते हैं या नहीं, या इसके लिए भी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन या कोरोबरेशन या रूल ऑफ प्रूडेंस, इन सब चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, हरवंश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें डिसाइड हुआ कि ये एक ऐसा एविडेंस है कि अगर कोर्ट को यह महसूस होता है कि यह सत्य है तो एकमात्र इस एविडेंस के आधार पे वो कन्विक्ट कर सकता है। कोर्ट को ये महसूस होता है, कोर्ट को बिलीव्स। अब बताइए कि उसको लगेगा कैसे? फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस, एविडेंसेस। अब किसी भी पर्टिकुलर एपिसोड को उठाइए, अब्दुल्ला का ये मैटर लेके आइए कोर्ट में, और किसने रजिस्टर्ड किया उसका स्टेटमेंट? हमने क्या बताया था कि ये कौन व्यक्ति के सामने डाइंग डिक्लेरेशन की जा सकती है? हमने आपको कहा था कि पहला व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, दूसरा पुलिस अधिकारी, तीसरा डॉक्टर, चौथा मजिस्ट्रेट। 4 लोगों का हमने श्रेणियां बताई। हमने कहा कि इनके सामने अगर ये चारों के चारों मौजूद हैं तो किनके सामने डाइंग डिक्लेरेशन करवानी चाहिए? मजिस्ट्रेट। क्यों? एक व्यक्ति जो मर रहा है उसका तो डॉक्टर इलाज करेगा ना। उपलब्ध है तभी तो मजिस्ट्रेट। हमने कहा 4 उपलब्ध।
बताइए। और कौन मजिस्ट्रेट? जुडिशियल हर वक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रहता है एग्जीक्यूटिव क्या सर? कैसे, किस आधार पे कर रहे हैं बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिए। मजिस्ट्रेट की परिभाषा कहाँ दी गई है? सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन में? मैजिस्ट्रेट डिफाइन कहा था सीआरपीसी में? वो जहाँ कंफ्यूजन, निर्देशों के प्रति अर्थ लगाना, उसमें सेक्शन 3 में जो वो जहाँ रहे हैं कि जहाँ मजिस्ट्रेट शब्द इस्तेमाल किया गया है, मजिस्ट्रेट वर्ड इज यूज्ड, और बिना किसी पेरिफिक्स के, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सिंपल मजिस्ट्रेट इस्तेमाल किया गया, वहाँ का क्या मतलब? अच्छा, हम क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में जो बताया है हम लोग का, नहीं, हमने नहीं बताया, हमने क्लास में नहीं शुरू किया। जिनके पास भी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उस पर देखिए तो सेक्शन 3 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? और कस के पढ़िए। पहले उसकी जो मार्जिनल नोट्स है वो पढ़िए। सेक्शन 3 के मार्जिनल नोट्स क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, निर्देशों के प्रति अर्थ लगाना। आगे, 1 अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स देखिए पहले बात समझ लीजिए, जब भी इंटरप्रिटेशन करिए प्रत्येक शब्दों का इस्तेमाल किस तरह, अनलेस द कंटेक्स्ट otherwise requires any reference in any law to a magistrate without any qualifying words, magistrate of first class or magistrate of second class shall, in relation to any area, be construct as reference to judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class, as the case may be exercising jurisdiction in such area. इसका मतलब क्या हुआ? JM first, JM second. ये लिखा है क्या? फर्स्ट क्लास फिर से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, वरना कंफ्यूजन रह जाएगी। क्या कह रहा है वो? कि जब मजिस्ट्रेट है और क्या उसको कोई क्वालिफिकेशन लगा हुआ है, एडजेक्टिव, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, इस तरह का नहीं है, सिर्फ मजिस्ट्रेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कोर्ट में जाते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, कुछ नहीं जानते हैं, हम क्या कहते हैं? वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। क्लियर है? सेकंड, सर ये टू अ मजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स मतलब नहीं लगा हुआ है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, बट मजिस्ट्रेट है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता कहाँ है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में होता है क्या? नहीं होता है। उसमें तो नहीं होता। तो फिर ये किसकी बात कर रहा है? उस मजिस्ट्रेट की जहाँ क्वालिफिकेशन नहीं है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं लगा हुआ है, देन वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। कोर्ट में जाएंगे तो आपको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हुआ बोर्ड पे मिलेगा, और ऐसे अगर नहीं जानते हैं कि उसके क्या है, कौन किस क्वालिफिकेशन में, देन वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, क्योंकि कोर्ट में वो बैठा हुआ व्यक्ति है मजिस्ट्रेट के तौर पे। सेकंड, वेयर अंडर एनी लॉ other than this Sahita, the function exercisable by the magistrate relates to matter A, which involve the appreciation or sifting of evidence. देखिए अब आराम से पढ़िए, एप्रिसिएशन एंड शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। अगर ये चीजें हो रही हैं, अब मजिस्ट्रेट का हम वर्ड के अनुसार डिसाइड कर रहे हैं कि किस मजिस्ट्रेट के बारे में कहा जा रहा है, देन Sifting of evidence or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall, subject to the provision of this Sahita, by exercisable by judicial magistrate. जब ये सारी चीजें का वर्क कर रहा है, देन वो तीसरा B,
which are administrative or executive in nature, such as the granting of license, suspension or cancellation of license, sanctioning a prosecution or withdrawing from a prosecution, they shall, subject to the provision of clause A, be exercisable by an executive magistrate. ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया? हाँ सर। तो यहाँ कौन आएगा इसकी डैम रेगुलेशन को लिखने के लिए? सब्जेक्ट टू ए है ना, यही पढ़ने में गड़बड़ी करते हैं ना आप लोग। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मौजूद हो तो एग्जीक्यूटिव में जब हम पहले ही लाइन में कह दिए कि किसी कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। तो इससे मतलब ही अब नहीं रह जाता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कि कौन है। हम मजिस्ट्रेट को क्यों प्रेफर करते हैं? एग्जिस्टिव वैल्यू। अच्छा, ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा है यही, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। चाहिए आपका ये जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा इसका डैम डिक्लेरेशन, ये क्या उसी तरीके का होगा जो सेक्शन 183 के तहत होता है? तो 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत होता है? नहीं, उसको पहले कहेगा कि तुम डैम डिक्लेरेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो, बाध्य करोगे तो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कुछ बोलेगा? क्या कोई प्रोसीजर, कोई प्रारूप दिया गया है डैम डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने का? कोई फॉर्मेट नहीं। कोई फॉर्मेट नहीं है, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से। तब ये कैसे? अभी आपने पूछा ना कि जज को लगता है कि वो सत्य है, कैसे लगेगा सत्य जज को? नहीं, वो जो आपके रिकॉर्ड कर रखा है ना, मान लीजिए पर्टिकुलर व्यक्ति भोजपुरी जानता हो और आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, तो इसलिए क्या होना चाहिए? जो शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहा है, जिस लहजे में इस्तेमाल कर रहा है, वो हिस्ट्री। ये तो बहुत पहले 1872 की बात है। अब तो आपके पास क्या है, फट से कैमरा निकालेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे, और वहाँ तो कुछ बात ऐसी रहेगी नहीं कि इसकी सत्य है कि असत्य है। तो अगर इस तरह का कोई एविडेंस आप प्रस्तुत करते हैं तो सोल इस एविडेंस के आधार पे उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा सकता है। बस मतलब एक सिंपल डिमांड क्या है कि वो सत्य हो, सत्य हो। मजिस्ट्रेट को लगता हो जैसा आपको कि ये स्टेटमेंट सत्य किया है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, मेरे सवालों को समझ भी रहा है कि नहीं, ये भी तो जरूरी है ना। मान लीजिए कोई शराबी है, बिल्कुल शराब के नशे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वैसे स्थिति में अभी इतने होश में है लेकिन नशा उतरा नहीं है अभी, तो क्या हम जो सवाल उससे कर रहे हैं वो उस चीज को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? दुलारी का गला कटा हुआ था लेकिन सवालों को तो समझ रही थी, तभी तो वो क्या कर रहे थे, इशारों में जवाब दे रहे थे। तो एविडेंस वैल्यू में पहली चीज तो सोल एविडेंस के आधार पे किसी को कॉन्विक्ट किया जा सकता है। कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति जैसे सवाल पूछा जा रहा है वो सवालों को समझ सकता है, और दूसरा मजिस्ट्रेट की निगाह में वो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड सत्य है। तभी एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज है कि अगर वो व्यक्ति बच गया तब क्या होगा, तब इसकी एविडेंस वैल्यू क्या होगी और तब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तब उसकी एविडेंस वैल्यू फ्यूचर का रेलेवेंट। व्यक्ति ने डैम डिक्लेरेशन किया है बट वो बच गया है, डैम डिक्लेरेशन की कोटि में तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आने के लिए पहले जरूरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि उस व्यक्ति की डेथ हो जानी चाहिए थी, तो डैम डिक्लेरेशन अब नहीं। तो अब क्या है ये? अब कहेंगे कि अब ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है जिसमें इसने मृत्यु का कारण तो मृत्यु हुआ ही नहीं, समयवान में इसकी मृत्यु ये भी नहीं हुई, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट तो इसने दे रखा है, तो अब तो हियर्स एविडेंस है, अब तो ये खुद कोर्ट में आएगा, शपथ पे अब बयान देगा, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। इस प्रीवियस स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे?
दो सब चीजें हैं, या तो इसके इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या कोरोबरेट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमारे पास सेक्शन कौन सा है? 148। ये नया होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पुराना वाले 145। और कोरोबरेट करने के लिए 160। हम ऐसा लिख देते हैं, 157 आप समझ लीजिएगा। यानी जब हम यहाँ लिखे हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब आइए और बताइए हमें क्या होगा। इस व्यक्ति का ये स्टेटमेंट या तो कोरोबरेट करने के लिए इस्तेमाल होगा या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। इतनी सी बात है। कोरोबरेट करने के लिए स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए, वर्बल होना चाहिए? क्योंकि हमने कहाँ कुछ रखा है, ये स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? रिटन वर्बल। इस बारीकी को ध्यान से समझिए। अब अगर जानते हैं तो जब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना तो ये हमेशा रिटन होना चाहिए। लेकिन डायन डिक्लेरेशन क्या हर वक्त रिटन ही होगा? डायन डिक्लेरेशन तो अब रहा ही नहीं है, एक स्टेटमेंट है। अब हमें बताइए ये रिटन होगा या वर्बल होगा? दोनों कंडीशन है। तो क्या अगर उसने सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट दे रखा है तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर पाएंगे? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है? रिटन चाहिए। तो अब आप समझ रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को इसके कोर्ट में कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसी कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे जब उसका स्टेटमेंट रिटन हो। और कोरोबरेट करने के लिए तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो रिटन होगा कि वर्बल होगा। तो दोनों चीजें हो सकती है। इस बारीकी को समझिएगा। जब भी कॉन्ट्राडिक्ट करनी होगी तो उसको रिटन फॉर्म में होना होगा, और कोरोबरेट करना है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर? आपसे कभी कभी इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में डायन डिक्लेरेशन कंसर्निंग पूछा जाता है कि क्या फर्क है। बताइए। पहला तो इंग्लिश लॉ में डायन डिक्लेरेशन तभी रेलिवेंट होगा जब प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। देखिए इंग्लिश लॉ में डायन डिक्लेरेशन में डायन डिक्लेरेशन में तो हर हालत में डेथ होना जरूरी है। डायन डिक्लेरेशन है तो डेथ होना जरूरी है। वो जो मृत्यु की प्रत्यशंका है उस कंडीशन में अगर स्टेटमेंट किया गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इंग्लिश लॉ में ये रेलेवेंट है। हमारे यहाँ जरूरी नहीं है। दूसरा, इंग्लिश लॉ में डायन डिक्लेरेशन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिमिनल मामलों में होता है, और वो भी जब मैनस्लॉटर हो, मतलब मानववध हो, व्यक्ति की मृत्यु होती हो या मर्डर हो, इस तरह के सीन में होता है। हमारे यहाँ सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। कंफ्यूजन नहीं ना है? नो सर। तीसरा, इंग्लिश लॉ में डायन डिक्लेरेशन को हियरसे एविडेंस के एक्सेप्शन के तौर पे स्वीकार किया गया है।
हमारे यहाँ मेकर्स डाइंग डिक्लेरेशन को एक रेलेवेंसी के सेक्शन में डाला गया है। रिलेवेंसी अब 4 से 50 तक के रिलेवेंसी के सेक्शंस है ना, तो इसमें 26 में डाला गया है, तो किसके से चैप्टर में आया? रिलेवेंसी का सेक्शन है। चौथा, हमारे यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन यानी इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन एज ए इनेक्टमेंट के तौर पे एस्टेब्लिश्ड, और वहाँ डाइंग डिक्लेरेशन जुडिशियल डिसीजन के अकॉर्डिंगली एस्टेब्लिश। इंडिया तो इनेक्टमेंट में है ना, 26 में क्या है, प्रोविजन है ना, तो इनेक्टमेंट के तौर पे एस्टेब्लिश कर रखा है हमने। हाँ, और कोई सवाल हो डाइंग डिक्लेरेशन से? कोई कंफ्यूजन? अब आपसे पूछा जाएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, क्या जवाब देंगे आप? एक स्टेटमेंट है जो कि रिटन ओरल सेमी रिटन हो सकता है, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उस व्यक्ति की Cause of मृत्यु death। हो जानी चाहिए। और वो वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट किसके कंसर्निंग है? Cause या of तो death cause और of death transaction। या उस ट्रांजैक्शन जो परिस्थितियां हैं जो उसके मृत्यु से, क्योंकि अब जजमेंट के ऊपर अप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगला नारायण समय वाले में जिस वक्त स्टेटमेंट दे रहा था तो उसको कोई प्रत्याशंका नहीं थी, तो लेकिन इसको क्यों डिसाइड किया डाइंग डिक्लेरेशन? क्योंकि वो व्यक्ति मर गया। स्टेटमेंट क्या था? मैं जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अंतर आप समझ रहे हैं इंग्लिश लॉ हिंदी लॉ में, सॉरी इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में? और वो क्या कहते हैं, अगर व्यक्ति नहीं मरा तब की कंडीशन में क्या है? एविडेंशियल वैल्यू आप समझ रहे हैं? नहीं मरा तो कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे हम? 1 क्या चीज के लिए 148? कॉन्ट्रडिक्शन के लिए 148 क्या नेसेसिटी है उसकी? रिटर्न होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में अगर रिटर्न नहीं है तो नहीं कर सकते। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। कॉन्फर्मेशन के लिए ये कंप्लीट आपका जो चैप्टर है डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेशन में है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी जो इसमें हमने क्या कहा था, कितना बचा हुआ है, ये हमने इसका एक पार्ट देखा है। ये इसलिए देखना पड़ा, इतना लंबा डिस्कशन करना पड़ा, क्योंकि आपके लिए मान के चलिए कि सवाल पूछता ही पूछता है। आपका एडमिशन, कॉन्फिशन, डाइंग डिक्लेरेशन और द रजिस्ट्री, ये सब चीज़ें हैं जिसमें से आपके सवाल निकल आए। सर हो गया सर? नहीं हुआ अब बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये केस पढ़ रहे थे तो हमको बहुत कंफ्यूजन है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड को रजिस्ट्री क्यों नहीं कहा था सर? देखिए आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में क्या हुआ था, देखो मेरी वेडिंग पेंडिंग क्या हाल कर रखी है, हाँ ठीक है, हाँ। और रजिस्ट्री के लिए क्या जरूरी है? पार्ट फॉर्मिंग द सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन। इस बात को विवाद उठा था, इसको रजिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन आप खुद बताइए, वो व्यक्ति ने कभी ये कहा कि उसने मुझे मारा, मेरी क्या हाल कर रखी है? सिर्फ उसका ये स्टेटमेंट है ना। किसने किया? नहीं बेडिंगफील्ड ने देखो क्या हाल कर रखी है। बाहर निकलते के साथ कौन मिला उसको? आंटी मिली, वो आंटी मिली, वो उसको ये क्या कहती है कि देखो See whatever Bedingfield has done to me. डेंटो में इसने कहाँ कुछ कहा, जबकि उसको रजिस्ट्री के लिए क्या होता है कि संव्यवहार के रिश्ते में जो कुछ लोगों ने सुना, आंटी क्या देख रही थी, इस चीज को समझिए। बेडिंगफील्ड ने अगर उसके गला को रेता है या उसे मारा है, क्या आंटी देख रही थी?
हम किन लोगों का स्टेटमेंट लाते हैं रेस्ट स्टेट कंसर्निंग उस घटना को देखने वाले लोग, जो घटना घट रही है उस वक्त जिस पे बीत रही है उसके साथ उसने जो कुछ कहा, जिस पे बीत रही है, जो बिता रहा है, यानी अगर कोई पीट रहा है वो कह रहा है कुछ, वो रेस्ट का पार्ट होगा। जो चीख रहा है उसकी पिटाई से वो रेस्ट का पार्ट होगा। जो लोग देख रहे हैं उस घटना को वो रेस्ट का पार्ट होगा। आंटी देख रही थी क्या? तो सर एक मेरा क्वेश्चन है, आर वर्सेस फोस्टर में हाँ। तो वो तो देखा नहीं कि वो नहीं देखा ट्रक था। वाला ये हमने भाई आपको बताया था कि वो देखा नहीं था। उसने क्या देखा था? एक बहुत तेज गति से आती हुई ट्रक देखा था, बस इतने देखा था। उसके बाद उसको एक आवाज सुनाई दी थी एक्सीडेंट की। आवाज वो सुनाई हाँ, दी थी? आवाज सुनाई दी थी। हम नहीं पढ़े हैं। अच्छा एक्सीडेंट होगा तो आवाज नहीं होगी? हाँ? तो पढ़ा हुआ देखा था शायद। अच्छा वो कैसे पड़ गया? मतलब उसको मन किया कि चलो ट्रक आगे हम लेट जाते हैं। पूरा फैसला पढ़ेंगे तो हाँ इसलिए बोल रहे हैं, उसने आवाज सुनी तब तो वापस गया। उसने भी एक्सीडेंट नहीं देखा था। उसको रेसिस्टी का पार्ट क्यों माना गया? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको बताया कि उस पे से ट्रक गुजर के गया है, उससे पहले वो उस बात का गवाह था कि उसने आते हुए ट्रक को देखा था। वेनफील्ड वाले में वो जब निकली है बाहर, उसने अपने अंश को बताया। आंटी ने नहीं देखा था कुछ भी। इस चीज को समझ रहे हैं? यही बारीकियां हैं लॉ की, और इसी वजह से लॉ अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता है। और कोई कंफ्यूजन? आपका कंफ्यूजन दूर हुआ? कहां फंसे हैं बताइए? सारा केस लो में तो सारा केस लॉ। अच्छा इनके सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। सनवल दास में वाइफ को अंदर में मारा, बच्चा लोग बाहर रो रहा है तो रेस्ट स्टे हो गया। अंदर में मारा, बच्चा बाहर रो रहा है क्या? आवाज सुन के। आवाज सुन के नहीं, देख के बच्चा देख के चिल्लाते हुए निकला है। निकला है। एक मम- हाँ, कि पापा, मम्मी को हाँ दिखा बात है, बात को समझा कीजिए। जो लोग देखेंगे उनका होगा। सेम ट्रांजेक्शन वो किसी हाँ। को बोला नहीं ना बात। और इतना भी उस समय नहीं था कि फैब्रिकेट कर सके। नहीं, वो बस दौड़ इसलिए। के चिल्लाते गए। सर कौन सा बुक से पढ़ते हैं आप? हमको कौन सा बुक दे दी? अरे यार तुम केस करते हैं बुक वाले पे। क्या लिखा है? नहीं वो सब सही लिखता है। हमने कहा ना एस्केप रीडिंग छोड़ दीजिए, आराम से पढ़िए। बहुत आराम से पढ़े, लेकिन यही लिखा है कि बीट कर रहा तो था। अगर ऐसी स्थिति आ जाए ना तो नेट खोल लीजिए, जजमेंट पूरा पढ़ लीजिए, पूरा जजमेंट। तब आपके क्लियर हो जाएंगे। और हमने आपको ऐसे भी कहा है कि देखिए स्टूडेंट एडिशन अलग होता है, उसको आपको कंप्लीट करवाना होता है। बाकी चीजें के लिए हमने कहा ना कि आप वो नहीं पढ़ सर एक पाएंगे। बात बोले, पढ़ तो लेते हैं यहाँ, वहाँ जाके फिर भूल जाते हैं। ऐसा काहे हो रहा है समझ इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए नहीं, इनका कोई गलत नहीं है। हमने कई बार ये डिस्कस किया है। और लॉ ऐसी चीज है ना, इतनी बारीकियां हैं कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, आप मान के चलिए आप भूल जाएंगे। दूसरी चीज, आप लोग के जो पढ़ने का अभी तक का स्टाइल है वो इतनी बारीकी तक गए नहीं है, इंटरेस्ट आया नहीं है, पढ़ लिया, एग्जाम देना है, 4 क्वेश्चन पढ़ के निकाल लेंगे, बस। सारा कंसंट्रेशन कहाँ आता है? बस जो छापना है। एग्जामिनर आपको कौन मिलते हैं? नहीं, हम सच बता रहे हैं, वही लोग जिन्होंने, चलिए एकेडमिकली में आपको कौन टीचर मिलते हैं? बस समझा दिए, 4 क्वेश्चन पढ़ लो, सेशन लेट हो रहा है और सिलेबस गैप कर दिए। हाँ, कि उनको एकेडमिक कैलेंडर पूरा करना है तो पढ़ाना है। हाँ, दूसरी चीज, जब आपको क्या लगता है लेजिस्लेचर ने लॉ इसलिए बनाया है कि आप एग्जाम पास कीजिए? बिल्कुल नहीं। वो लॉ इसलिए बनाया है कि लॉ का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। आप देखिए लेजिस्लेचर बहुत अच्छा लॉ बनाता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तब ना। क्यों मामला प्रीवी काउंसिल से अच्छे डिसीजन में आता है, बीच में सब गड़बड़? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाते जाते मामला बिल्कुल पलट जाता है? हाँ, एक क्वेश्चन और था। ये जो एक सेक्शन हम भूल रहे हैं सर, याद नहीं आ रहा, शायद 10 था या 11। इसमें जो एक डैमेजेस वाला रेलिवेंट था, हाँ, उसमें मिटिगेशन एग्रीगेशन कुछ करके था वर्ड सर। आपके पास भी लेटर निकालिए। हाँ, भूल गया। मतलब बेयर एक्ट में नहीं लिखा है वो सर, लेकिन जब बुक पढ़ रहे थे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि
पूरा देखिए, न्यायालय को समर्थ बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले समर्थ कब, जब नुकसानी के बाद हो तब, सूट फॉर डैमेजेस के कंसर्निंग हाँ। अगर वो अमाउंट डिसाइड कर रहा है और वैसा कोई भी फैक्ट है जो इसको इनेबल करता है, वो रेलेवेंट है। इतनी सी बात है। तो न्यायालय को समर्थ कौन सी बातें बताएंगे, क्यों जरूरी है? हमने क्या कहा था कि हो सकता है कि आप पहले से ही डैमेजेस डिक्लेयर कर रखें। कॉन्ट्रैक्ट के मामले में बेसिकली क्या होता है, और टॉर्ट के मामले में बिल्कुल नहीं होता है। तो वहां किस तरीके का, जैसे आपको रिमोटनेस के लिए आपको डैमेजेस नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट में, आपका मॉडिफाइड इंटेंशन के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन टॉर्ट में। तो ये सारे जो फैक्ट हैं जिससे आप मॉडिफाइड डिसाइड कर रहे हैं, जिससे आप डैमेजेस को डिसाइड कर रहे हैं, ये सारे फैक्ट जो न्यायालय को समर्थ करती है, कैपेबल बनाती है कि डैमेजेस कितना तय करें, वो सब के सब रेलेवेंट है। जो रेलवे से गुड्स जाते हैं पहले से तय होते हैं। क्या सर? जो रेलवे से गुड्स जाते हैं पहले से कंपनसेशन तय रहते हैं कि अगर पर्सिबल गुड्स हो। हाँ, वो सब चीजें हैं। तो हम पहले से अगर तय कर लिए तो वो तो पहले से तय है। जहां नहीं तय किए, और तय नहीं कर भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्ट में तो बिल्कुल नहीं तय कर सकते हैं। और एक चीज और भी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि तय कर लिए तो कॉन्ट्रैक्ट में इस नेचर पे भी हम जाते हैं कि अगर कोर्स, हाँ, किस तरीके से क्या इन्फ्लुएंस है, कोर्स किस तरीके का रिलेशन है, वहां भी हम तय करते हैं। वो फैक्ट भी है जो न्यायालय को समर्थ बनाती है। उन सभी फैक्ट को कंसर्निंग देखते हैं। इसलिए लॉ को कभी ये मत मान के चलिए कि एविडेंस पढ़ लिए हैं तो पूरा हो गया, सर्विस पढ़ लिए हैं तो पूरा हो गया, क्रिमिनल वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए हैं तो पूरा हो गया। नहीं, ये करना रहता तो आपको कितना, आप लोग 27 पेपर पढ़े हैं LLB में? 50 50 पेपर पढ़ना पड़ता है। हमें नहीं पता, हम लोग के समय तो 48 पढ़ना है। 28 था सर। हाँ, पहले 28 हमें तो 27 ही पढ़े हैं। सर पढ़ना एक है, लेकिन उसमें 3-4 घुसा देता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ईजमेंट एक्ट, हाँ, तो ये 4 इसमें हो गया। ईजमेंट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। नहीं, मतलब कि याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे हाँ। सब कहीं ना कहीं घुसा के पढ़ाया बहुत एक्ट। नहीं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे तो देखिए, human हमने rights इसलिए पढ़ना कहा है। कि जिस वक्त आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, आपको क्या लगता है एकेडमिक ही आपका काम आएगा? नहीं, वहाँ तो तरह तरह के एक्ट आएंगे, 4,500 से ऊपर भी एक्ट है। तो आप सबके लिए कोचिंग क्लास करते चलेंगे। हमेशा इस चीज़ को अभी से डेवलप कीजिए, जो बेयर एक्ट है उसको इंटरप्रेट कीजिए, जहाँ फंसते हैं उस शब्द को वापस बेयर एक्ट से कोरिलेट कीजिए। रेडीमेड आंसर पे मत जाइए, मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि होगा क्या कि वो आप रट लेंगे, और रट लेंगे तो कुछ फालतू से जजमेंट देंगे इन फ्यूचर, और फिर उसका इलाज तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बाकी जो विक्टिम है वो बहुत सफर कर जाता है। मैंने केस कर दें संदीप सर पे? नहीं, मतलब बोल रहा है ना जुडिशियल प्रोटेक्शन। जुडिशियल प्रोटेक्शन किसके लिए? गुड फेथ होगा तब। जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन है। ओल्ड वाले में है। नहीं, गुड फेथ में अगर किए हैं तब प्रोटेक्शन मिलेगी। प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हाँ। हूं। जो जजेस पे उनके हाँ, बिल्कुल है। हाँ, किया जा सकता है। इन्होंने कहा सेक्शन 77 है इधर आपका इंडिया IPC में, और उधर है जुडिशियल सर्विसेज प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ। तो उन सब में भी गुड फेथ होना चाहिए। अगर गुड फेथ साबित नहीं कर सके आप, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपको। और इसलिए लॉ को जब भी पढ़िए ना, बड़े इत्मीनान से पढ़िए। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। इत्मीनान का मतलब हड़बड़ी कह नहीं कि हमको कल एग्जाम देना, सर जल्दी खत्म करवाइए। अरे जल्दी खत्म तो करवा देंगे, आपका क्या होगा? आप जब घर से वापस आते हैं, आपको पता चलता है कि सर ये गड़बड़ था, वो गड़बड़ था, क्या करें कि बुक वाले पे केस करते। अरे वो कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, कॉन्सेप्ट बनेगा, यही काम आएगा। भले देखिए, एक चीज़ बताया, हम बता रहे हैं बहुत लोग कंपटीशन में बैठते हैं, सब कोई सेलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सही रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं आप रास्ता निकाल लेंगे। हो सकता है कि बहुत अच्छा लॉयर बन जाए। वो आप जितनी भी बात करते हैं ना, राम जेठमलानी वगैरह, 15 साल उन्होंने पढ़ाया था। अपना केस पहला खुद ही लड़ा। हमको तो ये पता चला सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो नहीं बन पाता है वो एडीए बन जाता है। हाँ सर, 2-3 आदमी का उदाहरण आज ही सुबह में मिला है हमको।
लेकिन ये और settled- सर नहीं वेस्ट नहीं के ये- टॉपर सर वेस्ट के नहीं नहीं टॉपर एक के इसका बारे में। मतलब ये सेटल्ड लॉ नहीं है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने ही नहीं सकते हैं तो पक्का आप बनेंगे डीजी, ऐसा भी नहीं है। और अगर एडीजी भी नहीं बने तो पक्का आप बनेंगे जज, कॉलेजियम Justice, हाँ, भगवान। कॉलेजियम। तो कुछ चीजें फेट पे है, उसको किस्मत पे ही छोड़ दीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, बस। वर्डिक्ट अच्छा दीजिए। नहीं, वर्डिक्ट अच्छा पूरा नहीं होता है, वर्डिक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, तो आप लॉ को इग्नोर करके वर्डिक्ट मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट देखता हाँ? दे सर कौन? कंप्लीट जस्टिस ये रखा है, उसको दे क्या सकते हैं? क्यों बारूद पे चिंगारी डाल रहे हैं? ठीक है, आप लोग देखिए